वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और ये उसका पार्ट 13 है। तो हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो फाइनली कैसे एक्सेप्टेड हुआ, कि वो एक जेनेटिक मटेरियल जो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो कैसे एक्सेप्टेड हुआ। तो पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में ग्रिफिथ ने किया था। तो उन्होंने क्या बताया, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में समझाया, जिससे कि हमारा एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफॉर्म, उसका जेनेटिक मटेरियल लेकर ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। और भी 1933 से 1944 में मैकलियोड, कैटी एंड एवेरी ने समझा दिया कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। बट उनके इस एक्सपेरिमेंट में जो उनका कंक्लूजन आया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। इसके वजह से फाइनल एक्सपेरिमेंट 1952 में हार्से एंड चेज ने किया। अल्फ्रेड हार्से एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसी एक्सपेरिमेंट के बाद ही डीएनए को यूनिवर्सली जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में एक्सेप्टेड किया गया। मतलब विदाउट एनी डाउट everyone accepted that DNA is the genetic material that come from first generation to the next generation. So हर्से एंड चेज ने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया को एक वायरस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया। तो वो जो बैक्टीरिया था वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर की बैक्टीरियोफेज अटैच होता है। और बैक्टीरियोफेज अटैच होने के बाद ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज, जो कि हमारा एक बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो अभी बैक्टीरिया का सेल क्या करता है, वायरल जेनेटिक मटेरियल को खुद के जीनोमिक सब्सटेंस के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है और उसके साथ ही उसका रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दैट मैन्युफैक्चर्स मोर वायरसेस। तो इसके वजह से क्या होता है, एक वायरस से बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया के अंदर बन जाते हैं और वो फाइनली फिर बस्ट होके बहुत सारा वायरस रिप्रोड्यूस कर देता है। तो इस प्रिंसिपल को लेकर, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र प्रिंसिपल को एक वायरस से बैक्टीरिया का, उसी प्रिंसिपल को बेस करके हार्से एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, हार्से एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। तो उनका एम ये था, उनको डिफाइन करना था जो सब्सटेंस वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है वो प्रोटीन है या फिर वो डीएनए है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्लेट्स लिए। एक प्लेट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया, दूसरे एक प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज किया। तो अभी दोनों प्लेट में उन्होंने वायरस ग्रो करवाया। तो वायरस जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करेगा तो वायरस का जो डीएनए होता है वो रेडियो एक्टिव मतलब पी में कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे डीएनए में जो फॉस्फेट साइड चेन था, उसके वजह से ये रेडियो एक्टिव डीएनए बन गया। बट इन केसेस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, सिर्फ डीएनए में वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट हो सकता है, ना कि उस प्रोटीन में। तो अभी जो दूसरा केस हुआ, उन्होंने उसमें और कुछ वायरस कल्चर किए जिसमें रेडियो एक्टिव एस था। तो उन वायरसेस के केस में क्या हुआ, देयर प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू रेडियो एक्टिव बट नॉट देयर रेडियो एक्टिव डीएनए। तो सेम इस केस में क्या होता है कि हमारा प्रोटीन जो होता है उसमें सल्फ़र होता है, तो जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव सल्फ़र उसको इनकॉर्पोरेट कर पाता है, बट डीएनए में सल्फ़र का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, जिसके वजह से इस वाले वायरसेस में not radioactive DNA because DNA does not contain any sulfur but radioactive protein। तो पहले वाले केस में जिसमें फॉस्फोरस था, उसमें जो वायरस ग्रो किया उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का हो गया, और दूसरे वाले प्लेट में जिसमें वायरस ग्रो किया उसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव सल्फर का हो गया। तो फाइनली हमें 2 तरह के बैक्टीरियोफेज मिले जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं। जो पहला वाला बैक्टीरियोफेज हुआ, उनका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कोटेड था और उनका डीएनए रेडियो एक्टिव
हो चुका था, और जो दूसरे केसेस में जो वायरस थे उनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव सल्फर का हो चुका था। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा किया कि दे अलाउड दैट दोज वायरसेस टू अटैच द इकोलाई बैक्टीरिया। तो ऑब्वियस केस है कि अगर हमारा बैक्टीरियोफेज इकोलाई को अटैच करेगा तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक मटेरियल उसमें वो ट्रांसफ़र करेगा ही। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोड्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में इन्फेक्शन हुआ बाय द बैक्टीरियोफेज अपॉन द बैक्टीरिया। देन सेकेंड फेज में क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोटीन कोड आउटर साइड में रह गए थे आफ्टर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होने के बाद ही जो प्रोटीन कोड रह गए थे वो ब्लेंडिंग की वजह से सेपरेटेड आउट हो गए और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive। तो फिर अभी जो बैक्टीरियाज इनके बाद वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जब मिले हमें तो उसमें देखा गया कि जो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव DNA वाला वायरस इन्फेक्ट किया था वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव आया। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा केस था, दूसरा केस मतलब जिसमें सल्फ़र था, सल्फ़र वाले केस में जिसमें प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द सल्फ़र, उन वाले बैक्टीरिया में क्या मिला कि द रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। मतलब जो बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। DNA is therefore the genetic material that is passes from the virus to the bacteria। तो इन्होंने इससे कंक्लूड ये कर दिया कि जो प्रोटीन रहता है वायरस के पास और DNA रहता है, उन दोनों में से DNA ही बैक्टीरिया में पास ऑन होता है, ना कि हमारा प्रोटीन पास ऑन होता है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज था उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव एस मतलब इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो चुका है, और इसमें दूसरे वाले केस में बैक्टीरियोफेज में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था उसमें क्या हुआ, इनका DNA रेडियो एक्टिव हो गया है। तो अभी पहले केस में, दोनों केस में इन्होंने जेनेटिक मटेरियल इसमें छोड़ दिया, वायरस ने बैक्टीरिया पे इंजेक्ट किया, और इसमें भी सेम ब्लेंडिंग के बाद ये सेपरेट आउट हो गए, जो भी प्रोटीन कोड थे ये बैक्टीरियल सरफेस से सेपरेट आउट हो गए, और फाइनली देखा गया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरिया मिला, पहले वाले केस में मिला कि नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल, ठीक है, और इन्हें मिला कि रेडियो एक्टिव 35S डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। मतलब जो बैक्टीरिया था उसका प्रोटीन कोड ऑब्वियसली 35S से रेडियो एक्टिव हो चुका था। तो हमारा दो फेज है, सुपरनेटेंट मतलब जिसमें वायरसेस मिले, उस वाले केस में देखा गया कि उनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, बट जिस लेयर में हमें बैक्टीरिया मिला देखा गया कि उनमें 35S रेडियो एक्टिव सल्फ़र नहीं मिला। और दूसरा केस जिसमें रेडियो एक्टिव पी था, जिन वायरसेस में DNA में रेडियो एक्टिव पी था, देखा गया कि वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव पी डिटेक्टेड इन द सेल। इसका मतलब ये हो गया, और इनके प्रोटीन कोड में कुछ नहीं था, सो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। इसका मतलब ये था जो जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है बैक्टीरिया के ऊपर वो हो गया हमारा DNA, ना कि हमारा प्रोटीन। तो ये जो हार्से एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट था ये फाइनली प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है और वो कोई भी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होता है तो वो हेरिडिटरी मटेरियल जो भी होता है वो DNA है, ना कि प्रोटीन है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और फाइनल रिकॉग्निशन ऑफ DNA किसने दिया, हार्से एंड चेज ने दिया। और इसमें जो दो रेडियो एक्टिव यूज हुए थे तो वो क्या क्या थे, वो 35S सल्फ़र था जिससे प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव लेवल हुआ था, और जो दूसरा था वो 32 फॉस्फोरस था, जिसकी वजह से हमारा DNA जेनेटिक मटेरियल जो कि फाइनली प्रूव हुआ वो लेवल्ड हुआ था।
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में मेंशन करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।